हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विसेज जूनियर डिवीजन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2009। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 150 होते हैं, 3 पार्ट्स में होता है। सिविल लॉ 1 50 क्वेश्चंस होते हैं, सिविल लॉ 2 के 50 क्वेश्चंस होते हैं और क्रिमिनल लॉ के हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं। जो फॉर्मेट होता है वो हमारे पास MCQ बेस्ड होता है। सिविल लॉ 1 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ड्यूटी जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर इन केस ऑफ पॉलिसी ऑफ फायर इंश्योरेंस वो किसके द्वारा पेएबल है। पहला आ गया पर्सन जो इशू कर रहा है पॉलिसी, दूसरा आ गया पर्सन जो अफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस, तीसरा आ गया जॉइंटली बाय पर्सन जो इशू कर रहा है पॉलिसी और पर्सन जो इफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका बी हमारे पास कि वो पर्सन जो अफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस। फिर आ गया सेकंड हमारे पास क्वेश्चन, ड्यूटी जो है स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर लीज के केस में किसके द्वारा पेएबल है। पहला आ गया लेसर, फिर आ गया लेसी, सी आ गया लेसर और लेसी इक्वली, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दैट इज लेसी। तो जो ड्यूटी है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर लीज के केस में वो जो है जो लेसी है हमारे पास उसके द्वारा पेएबल है। क्वेश्चन 3 आ गया, इसमें हमारे पास कौन प्रिस्क्राइब करता है जो रेट है एक्सचेंज का कन्वर्जन के लिए एक फॉरेन करेंसी को इनटू करेंसी ऑफ इंडिया मतलब इंडियन रुपीस में, किस पर्पस के लिए, जो कैलकुलेट करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी। ए आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, डी आ गया वर्ल्ड बैंक। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है जो रेट है एक्सचेंज का कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी को। फिर आ गया क्वेश्चन 4 हमारे पास, जो पेनल्टी है वो रिकवर की जा सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के केस में जो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, किसके द्वारा। ए आ गया स्टेट गवर्नमेंट, बी आ गया कलेक्टर, सी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट और डी आ गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है बी। तो जो कलेक्टर है वो जो है पेनल्टी जो है वो रिकवर कर सकता है उस इंस्ट्रूमेंट के केस में जो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर। फिर आ गया क्वेश्चन 5, कौन सी मैक्सिम डिनोट करती है जो पर्पस है रेस जुडिकेटा का। ए आ गया इंटरेस्ट रिपब्लिके उत सिट फिनिस लिटम, बी आ गया हमारे पास नेमो डेट बिस विक्सारी प्रो उना एट ईडम कोजा, सी आ गया रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटर या फिर डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों मैगजीम्स जो हैं ये रेस जुडिकेटा की जो है प्राइम मैगजीम्स हैं, आपको मेंस के लिए भी याद करनी है लेकिन ये जो है प्री में भी बहुत बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 6 आ गया हमारे पास, प्लेंट जो है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। ए आ गया अगर वो डिस्क्लोज नहीं करती है कॉज ऑफ एक्शन, बी आ गया जहाँ पे सूट अपीयर करती है कि वो बार्ड है किसी भी लॉ के द्वारा, सी आ गया जहाँ पे वो फाइल नहीं हुई है डुप्लीकेट में, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी अगर डिस्क्लोज नहीं करती है कॉज ऑफ एक्शन या फिर अपीयर होता है कि वो बार्ड है किसी लॉ के द्वारा या फिर डुप्लीकेट में जो है वो फाइल नहीं की गई है। क्वेश्चन 7 आ गया, इसमें हमारे पास जो प्रोविजंस रिलेट करते हैं पार्टिकुलर्स को रिटन स्टेटमेंट की और काउंटर क्लेम की वो है ऑर्डर 8 ऑफ CPC, बी आ गया ऑर्डर 9 ऑफ CPC, सी आ गया ऑर्डर 10 ऑफ CPC, डी आ गया ऑर्डर 11 ऑफ CPC। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ऑर्डर 8 ऑफ CPC। तो ऑर्डर 8 है वो रिटर्न स्टेटमेंट के पार्टिकुलर्स और काउंटर क्लेम के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 8 आ गया हमारे पास, जो लार्जेस्ट ऑर्डर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वो क्या है। इसमें आ गया हमारे पास ए ऑर्डर 19, बी आ गया ऑर्डर 21, सी आ गया ऑर्डर 41, डी आ गया ऑर्डर 45। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दैट इज ऑर्डर जो है 21 हमारे पास जो एग्जीक्यूशन से डील करता है और इसमें जो है 106 रूल्स हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है CPC का। क्वेश्चन 9 आ गया, इसमें हमारे पास की जो डॉक्ट्राइन है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की वो एक्सप्लेन्ड है किस में। ए आ गया सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बी आ गया सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, सी आ गया सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 5, डी आ गया सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6।
करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में। फिर आ गया हमारे पास 10th क्वेश्चन कि जो प्रोविजंस हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, उनमें जो कोर्ट है उसके पास इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ए आ गया रिस्टोर करने के लिए एक सूट जो डिसमिस कर दी गई है नॉन पेमेंट के लिए कोर्ट फीस की। बी आ गया रिस्टोर करने के लिए एक इलेक्शन पिटीशन जो डिसमिस कर दी गई है डिफ़ॉल्ट के लिए। सी आ गया कंसोलिडेट करने के लिए सूट्स को जो बेस्ड हैं डिफरेंट क्लेम्स पे। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो सीपीसी के अंडर जो कोर्ट्स हैं उनके पास इनहेरेंट पावर नहीं है रीस्टोर करने की एक सूट जो डिसमिस की गई है नॉन पेमेंट के लिए कोर्ट फीस की, या फिर रीस्टोर करने के लिए एक इलेक्शन पिटीशन जो डिसमिस की गई है डिफ़ॉल्ट के लिए। सी आ गया कंसोलिडेट करने के लिए सूट्स को जो डिफरेंट क्लेम्स पे बेस्ड हैं। इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नो एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्लीडेड। तो एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो प्लीड किया जाए किस में। ए आ गया रिटन स्टेटमेंट, बी आ गया रिट पिटीशन, सी आ गया काउंटर एफिडेविट, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो एविडेंस जो है वो प्लीड नहीं किया जाएगा रिटन स्टेटमेंट में, रिट पिटीशन में, काउंटर एफिडेविट में। तो ये सब जो हैं वो करेक्ट होंगे ऑप्शंस, क्योंकि जो है जब प्लीडिंग की बात आती है हमारे पास तो यहाँ पे जो है सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो प्लीड किए जाते हैं और एविडेंस या लॉ जो है वो प्लीड नहीं किया जाता। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास कि कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी किसी भी डिक्री से जब सब्जेक्ट मैटर जो है ओरिजिनल सूट का वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है जो एक्सीड नहीं करता है। ए आ गया 15,000, बी आ गया 20,000, सी आ गया 25,000, डी आ गया 30,000। इसका करेक्ट आंसर होगा सी हमारे पास, दैट इज़ ₹25,000। तो सेकंड अपील की जो रिस्ट्रिक्शन है वो है हमारे पास 25,000 और जो फर्स्ट अपील की रिस्ट्रिक्शन है वो है हमारे पास 10,000। क्वेश्चन 13 आ गया हमारे पास कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो कंटेन करता है। ए आ गया 50 ऑर्डर्स, बी आ गया 51 ऑर्डर्स, सी आ गया 52 ऑर्डर्स, डी आ गया 53 ऑर्डर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज़ 51 ऑर्डर्स। तो सीपीसी में है टोटल हमारे पास 51 ऑर्डर्स। क्वेश्चन 14 आ गया इसमें हमारे पास कि जो पार्टीज़ हैं सूट की वो सबमिट करेंगी जो लिस्ट है उनके एविडेंसेस की विद इन टाइम जो प्रिस्क्राइब्ड है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद नहीं देन। ए आ गया 15 डेज जब इशू सेटल हो गए हैं, बी आ गया 30 डेज जब इशू सेटल हो गए हैं, सी आ गया 45 डेज जब इशू सेटल हो गए हैं, या फिर 90 डेज जब इशू सेटल हो गए हैं। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास 15 डेज आफ्टर, मतलब इशू सेटल होने के 15 दिन के बाद। तो जो पार्टीज़ हैं वो सबमिट करेंगी अपनी जो लिस्ट है विटनेसेस की विद इन जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन 15 डेज आफ्टर इशू सेटल्ड उसके बाद जो है नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन 15 है हमारे पास रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो अराइज होता है जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट ए आगे एक्सरसाइज करता है ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड नहीं है उसमें लॉ के द्वारा, बी आ गया फेल हो जाता है एक्सरसाइज करने से ज्यूरिसडिक्शन जो वेस्टेड है उसमें लॉ के द्वारा, सी आ गया एक्ट करता है एक्सरसाइज में उसके ज्यूरिसडिक्शन की इलीगली, या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो अराइज होता है जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइज करता है एक ज्यूरिसडिक्शन जो उसमें वेस्टेड नहीं है, या फेल हो जाता है एक्सरसाइज करने से एक ज्यूरिसडिक्शन जो उसमें वेस्टेड है, या फिर एक्ट करता है एक्सरसाइज करता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन इलीगली। तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ हमारे पास। क्वेश्चन 16 आ गया इसमें हमारे पास कि नेम द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 1999 के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट है जिसका वो है प्रमोट करना ऑल्टरनेट मेथड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। ए आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 89, बी है सेक्शन 144, सी आ गया इसमें सेक्शन 152, डी आ गया 158। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, सेक्शन 89 है वो हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड्स जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, दैट इज़ एडीआरस की बात करता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की बात करता है। तो इसमें 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत। तो सेक्शन जो है 89 होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन 17 है हमारे पास, ऑर्डर 38 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो डील करता है ए आ गया इंटरप्लीडर के साथ, बी आ गया समरी प्रोसीजर, सी आ गया अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, डी आ गया टेम्परेरी इंजंक्शंस। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास, दैट इज अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो ऑर्डर 38 जो है सीपीसी का, वो डील करता है अरेस्ट और अटैचमेंट से जजमेंट से पहले। क्वेश्चन 18 आ गया हमारे पास कि जो ऑर्डर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, जो प्रिस्क्राइब करता है कॉन्सिक्वेंसेस डिसओबीडियंस के या फिर जो ब्रीच है इंजंक्शन का, जो ग्रांट किया गया है कोर्ट के द्वारा। ए आ गया ऑर्डर 39 रूल 1, बी आ गया ऑर्डर 39 रूल 2, सी आ गया ऑर्डर 39 रूल 2A, डी आ गया ऑर्डर 39 रूल 3। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ऑर्डर 39 रूल 2A। ये जो है प्रिस्क्राइब करता है कॉन्सिक्वेंसेस अगर डिसओबीडियंस होता है या ब्रीच होता है इंजंक्शन का, जो कोर्ट ने ग्रांट किया है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 19 आ गया, कौन सा जो ऑर्डर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग जजमेंट और डिक्री। ए आ गया ऑर्डर 19, बी आ गया ऑर्डर 20, सी आ गया ऑर्डर 21, डी आ गया ऑर्डर 22। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, ऑर्डर 20 जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड रूल्स जजमेंट और डिक्री के रिगार्डिंग। क्वेश्चन 20 आ गया, इसमें हमारे पास रेफरेंस जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर वो दिया जाएगा। ए आ गया सुप्रीम कोर्ट को, बी आ गया हाई कोर्ट को, सी आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, जो रेफरेंस है सीपीसी के अंडर वो हाई कोर्ट को दिया जाता है। क्वेश्चन 21 आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारे रूल्स जो रिलेट करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस से वो कंटेन किए गए हैं किसमें। ए आ गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बी आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, सी आ गया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो एविडेंस एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारे जो लॉ हैं एविडेंस के वो सीपीसी में कंटेन किए गए हैं। क्वेश्चन 22 आ गया, एक फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है दूसरे फैक्ट का। अगर उस फैक्ट को प्रूव कर दिया जाता है देन ए आ गया कोर्ट जो है वो कॉल अपॉन करेगा पार्टी को कि वो प्रूव करे दूसरा फैक्ट। बी आ गया कोर्ट अलाउ करेगा ऑपोजिट पार्टी को कि वो अड्यूस करे एविडेंस डिसप्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट। सी आ गया बोथ ए एंड बी। डी आ गया कोर्ट जो है वो रिगार्ड करेगा दूसरा फैक्ट एज प्रूव्ड। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। तो इसमें प्रिजम्पशन है हमारे पास कि अगर एक फैक्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है दूसरे फैक्ट का और अगर उस फैक्ट को प्रूव कर दिया गया है तो कोर्ट रिगार्ड करेगा जो दूसरा फैक्ट है उसको भी डीम्ड प्रूव्ड माने जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन 23, एक मैन जो है वो अलाइव है अनलेस उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है 7 ईयर्स तक। ये एक प्रिजम्पशन है लॉ का, ये एक नेचुरल प्रिजम्पशन है या फिर प्रिजम्पशन है फैक्ट का, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास कि अगर 7 ईयर्स तक किसी मैन को नहीं सुना जाता है तो वो जो है हमारे पास जो प्रिजम्पशन है लॉ का। क्वेश्चन 24 आ गया, बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट जो किया जाता है। ए आ गया सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बी आ गया सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सी आ गया सेक्शन 35 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इन तीनों में से किसी भी सेक्शन में जो है अमेंडमेंट नहीं हुई है 2000 जो हमारे पास एक्ट है इसमें। क्वेश्चन 25 आ गया, जो प्ली है एलिबाई की वो इस्टेब्लिश की गई है किसके द्वारा। ए आ गया प्रोसिक्यूशन, बी आ गया अक्यूज, सी आ गया ईदर बाय प्रोसिक्यूशन या अक्यूज, या डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास अक्यूज। तो जो प्ली है एलिबाई की वो एस्टैब्लिश की जाती है अक्यूज्ड के द्वारा। क्वेश्चन 26 आ गया, एक पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया है थेफ्ट के लिए। एविडेंस जो है वो लाया गया है प्रोसिक्यूट करने के लिए कि वो प्रूव करेगा कि अक्यूज्ड जो है एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है और सस्पेक्ट है थेफ्ट का सेवरल ओकेजन्स पे पास्ट में भी। ए आ गया बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है, बी आ गया एविडेंस एडमिसिबल है, सी आ गया एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास कि जो एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं है। बैड कैरेक्टर का एविडेंस जो है वो जनरली एडमिसिबल नहीं होता है।
क्वेश्चन 27 आ गया, ए जो है अग्री करता है कि वो सेल करेगा बी को अपना जो वाइट हॉर्स है राइटिंग में। ए के पास जो है 2 वाइट हॉर्सेस हैं और ये जो है अनसर्टेन है कौन सा जो हॉर्स जो है वो सेल हुआ है। डॉक्यूमेंट में ये कौन सी एम्बिग्विटी है? ए आ गया पेटेंट एम्बिग्विटी है, बी आ गया लेटेंट एम्बिग्विटी है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास जो है लेटेंट एम्बिग्विटी है। क्वेश्चन 28 आ गया, एस्टॉपल क्या है? एक रूल ऑफ एविडेंस है, यूज किया जाता है एज एविडेंस। सी आ गया रूल है इक्विटी का, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास रूल जो है वो एविडेंस का। क्वेश्चन 29 कहता है फैक्ट जो जुडिशियली नोटिसिएबल हैं। ए आ गया मे बी प्रूव्ड, प्रूव किए जा सकते हैं। दूसरा आ गया नीड नॉट बी प्रूव्ड। तीसरा आ गया नीड टू बी प्रूव्ड। डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारे पास, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उनको जो है जो फैक्ट्स जुडिशियली जो नोटिसेबल है उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन 30 हमारे पास कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का वो अप्लाई करता है। ए आ गया प्रोसीडिंग्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर। बी आ गया प्रोसीडिंग्स जो हैं अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंडर। सी आ गया प्रोसीडिंग्स बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इंडियन एविडेंस एक्ट इन तीनों में ही अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन 31 आ गया, एक डेफ म्यूट का जो एविडेंस है वो राइटिंग में दिया जाता है ओपन कोर्ट में, वो डीम्ड माना जाएगा। ए आ गया हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बी आ गया हियरसे एविडेंस, सी आ गया ओरल एविडेंस, डी आ गया प्राइमरी एविडेंस। इसमें आ गया सी हमारे पास एक ओरल एविडेंस, क्योंकि जो पर्सन डेफ होता है म्यूट होता है वो जो है बोल के अपनी बात नहीं बता सकता, तो राइटिंग में लिया जाता है ओपन कोर्ट में, लेकिन ये डीम्ड माना जाता है कि ये ओरल एविडेंस है। क्वेश्चन 32 आ गया, इसमें हमारे पास एक एडमिशन जो है वो एक स्टेटमेंट है जो ओरल फॉर्म में है। बी आ गया डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, सी आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास कि जो एडमिशन है वो एक स्टेटमेंट है जो इन सब फॉर्म में है। ओरल फॉर्म में भी हो सकता है एडमिशन, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। क्वेश्चन 33 आ गया, इसमें हमारे पास एडमिसिबिलिटी के लिए डाइंग डिक्लेरेशन की ये नेसेसरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है ए है वो रिलेट करती है कॉज ऑफ डेथ से। बी आ गया पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एक्सपेक्टेशन के अंडर हो डेथ की। सी आ गया पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कॉम्पिटेंट हो। डी आ गया हमारे पास कि जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारे पास कि जो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो अंडर एक्सपेक्टेशन है डेथ की। ये जो चीज़ है ये हमारे पास नेसेसरी नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन 34 की सेक्शन 122 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिविलेज जो है वो अवेलेबल है। ए आ गया जजेस और मजिस्ट्रेट को, बी आ गया हस्बैंड एंड वाइफ को, सी आ गया प्रोफेशनल्स को, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ। तो सेक्शन 122 की जो एविडेंस एक्ट की प्रिविलेज है वो हस्बैंड एंड वाइफ को दी गई है। क्वेश्चन 35 आ गया, एक्सेप्शन जो है रूल हियर से एविडेंस का वो एडमिसिबल नहीं है। ये ले डाउन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में? ए आ गया सेक्शन 29, बी आ गया सेक्शन 30, सी आ गया 31, डी आ गया 32। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 32। इसमें बोला गया है कि जो एक्सेप्शन जो रूल है हियर से एविडेंस का वो एडमिसिबल नहीं है। इसकी जो एक्सेप्शंस है वो इस रूल में दी गई है। ये हमारे पास जो है डाइंग डिक्लेरेशन है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 36 की जो कंटेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की वो प्रूव किए जा सकते हैं। ए आ गया डायरेक्ट एविडेंस से ओनली, बी आ गया सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस से, सी आ गया डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस से, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस से और इनडायरेक्ट एविडेंस से। क्वेश्चन 37 आ गया, जो बेसिक है स्पेसिफिक रिलीफ का वो क्या है? ए आ गया लॉ ऑफ इक्विटी, बी आ गया कॉमन लॉ, सी आ गया रोमन लॉ, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी। तो जो बेसिक है स्पेसिफिक रिलीफ का वो है लॉ ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन 38 आ गया, इसमें हमारे पास कि जो सूट है डिस्पोजेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1966 का वो लाई जानी चाहिए। ए आ गया
हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम डिस्पोजेशन से, बी आ गया 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोजेशन से, सी आ गया 3 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्पोजेशन से, डी आ गया 3 ईयर से जो है फ्रॉम डिस्पोजेशन से। करेक्ट आंसर है हमारे पास बी कि 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन जो सूट है डिस्पोजेशन की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 6 जो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंडर ब्रॉट की जानी चाहिए। क्वेश्चन 39 आ गया हमारे पास कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर ए आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है पार्टी के द्वारा, बी आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है पार्टी के द्वारा, सी आ गया म्यूचुअल मिस्टेक है पार्टी की, डी आ गया ऑल ऑफ द अबाव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, अगर म्यूचुअल मिस्टेक हुई है पार्टी के द्वारा तभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन 40 आ गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो ग्रांट किया जाता है। ए ऑप्शन है अगर प्रोवाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, बी है अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके नेचर में डिटर्मिनेबल है, सी है जब डिस्क्रिशन है कोर्ट की, डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारे पास सी कि जब डिस्क्रिशन है कोर्ट की, तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो ग्रांट किया जाता है जब कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। क्वेश्चन 41 आ गया हमारे पास कि जो रिसीजन है कॉन्ट्रैक्ट का वो अलाउ किया जाता है अगर ए आ गया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है प्लेंटिफ की इंस्टेंस पे, बी आ गया जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सी आ गया जहाँ पे थर्ड पार्टी एक्वायर करती है इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ में, डी आ गया ऑल ऑफ द अबाव। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबाव। तो जो रिसीजन होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो अलाउ किया जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या फिर थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है गुड फेथ में। क्वेश्चन 42 आ गया सेक्शन 31 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का वो रिलेट करता है। ए आ गया रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, बी आ गया कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, सी आ गया डिक्लेरेटरी डिक्रीज से, डी आ गया परपेचुअल इंजंक्शन से। करेक्ट आंसर है हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। तो सेक्शन 31 जो है एसआरए का वो रिलेट करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। क्वेश्चन 43 आ गया इसमें हमारे पास जो ग्राउंड है रिफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का। ए आ गया जब कॉम्पनसेशन जो है वो एक एडिक्वेट रिलीफ है, बी आ गया जब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है पर्सनल क्वालिफिकेशन पे पार्टी की, सी आ गया कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है कांस्टेंट सुपरविजन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर आ गया हमारे पास बाय द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे बाय द कोर्ट होगा कि कोर्ट का जो है कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, डी आ गया ऑल ऑफ द अबाव। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबाव। तो जो रिफ्यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अगर कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, कॉन्ट्रैक्ट जो है डिपेंड करता है पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, या फिर कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए हमें कोर्ट का, तो ये तीनों कंडीशंस में जो है रिफ्यूज हो जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन 44 है हमारे पास मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किस सेक्शन में। ए है हमारे पास सेक्शन 37, बी है सेक्शन 38, सी है 39, डी है 41। करेक्ट आंसर है हमारे पास 39। सेक्शन 39 है वो मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है। क्वेश्चन 45 आ गया जो पावर है रूल्स बनाने की ताकि कैरी किया जा सके इनटू इफेक्ट जो प्रोविजंस हैं हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 के वो किस पे हैं। तो कौन जो है रूल्स बना सकता है इस एक्ट के रिगार्डिंग। ए आ गया हाई कोर्ट, बी है गवर्नर, सी है स्टेट लेजिस्लेचर, डी आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज हाई कोर्ट जो है उसके पास रूल मेकिंग पावर है। क्वेश्चन 46 आ गया जो क्लासेस हैं सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स की हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 में वो हैं। ए है 6, बी है 5, सी है 4, डी है हमारे पास 3। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी की 3। तो 3 क्लासेस ऑफ सब ऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स हैं हमारे पास हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में। फिर आ गया हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज किस में डिफाइंड है। ए आ गया इंडियन स्टैम्प एक्ट, बी आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सी आ गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डी आ गया इंडियन कंपनीज एक्ट। करेक्ट आंसर है हमारे पास इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे पास इंडियन स्टैम्प एक्ट में डिफाइंड है। क्वेश्चन 48 आ गया जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 वो फोर्स में कब आया था। ए आ गया 26 जनवरी 1899, बी आ गया 27 जनवरी 1899, सी आ गया 1 जुलाई 1899, डी आ गया 10 जुलाई 1899।
करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज 1 जुलाई 1899। तो जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो फोर्स में आया था 1 जुलाई 1899 को। फिर आ गया क्वेश्चन 49 हमारे पास कि जो पावर है कलेक्टर की सर्टिफाई करने की, जो फुल ड्यूटी है वो चार्जेबल है, वो पे की जाएगी इंस्ट्रूमेंट पे जो कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 32 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का, बी आ गया सेक्शन 31 इंडियन स्टैम्प एक्ट, सी आ गया सेक्शन 30, डी आ गया सेक्शन 29। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ए, दैट इज सेक्शन 32 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का, उसमें पावर है कलेक्टर की कि वो सर्टिफाई करेगा फुल ड्यूटी जो चार्जेबल है जो पे की जाएगी इंस्ट्रूमेंट पे। तो यहाँ पे आ गया सेक्शन 32। फिर आ गया क्वेश्चन 50 हमारे पास, कैरी आउट करने के लिए जो पर्पस है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का, जो रूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो रूल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। पहला आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बी आ गया हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, सी आ गया पार्लियामेंट, डी आ गया स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आ गया डी हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स बनाता है कैरी आउट करने के लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट को। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज सिविल लॉ 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास वो है जहाँ पे मोर्टगेजर बाइंड करता है खुद को कि वो रीपे करेगा मोर्टगेज मनी एक सर्टेन डेट पे और ट्रांसफ़र करेगा जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी है एब्सोल्युटली मोर्टगेजी को, सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो मोर्टगेजी है वो रीट्रांसफ़र करेगा उसको मोर्टगेजर को जब पेमेंट हो जाएगी मोर्टगेज मनी की। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? तो ये कौन से टाइप की मोर्टगेज है? ए आ गया सिंपल मोर्टगेज, बी आ गया यूजुफ्रक्शरी मोर्टगेज, सी आ गया इंग्लिश मोर्टगेज, डी आ गया एनॉमलस मोर्टगेज। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज इंग्लिश मोर्टगेज। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास ये इंग्लिश मोर्टगेज का है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, ए गिफ्ट करता है 5 लाख रुपीज बी को, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ जो खुद के पास जो है वो रिजर्व कर लेता है बी के असेंट के साथ, जो राइट है वापस लेने का एट लेजर ₹1 लाख। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो जो गिफ्ट है वो वॉइड है एंटायरिटी में पूरा का पूरा, गिफ्ट वैलिड है 4 लाख रुपए तक। सी आ गया गिफ्ट जो है उसको रिवोक्ड माना जाएगा। डी आ गया गिफ्ट जो है वो टेक प्लेस करता है आफ्टर ए की लाइफ टाइम के बाद। तो इसमें आ गया बी हमारे पास कि जो गिफ्ट है हमारे पास वो वैलिड है 4 लाख रुपए तक, क्योंकि 1 लाख रुपए जो है उसने वापस ले लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसफरेबल है टीपीए के अंडर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर? ए आ गया मेयर राइट टू सू, बी आ गया डिक्री ऑफ अ कोर्ट मीन प्रॉफिट के लिए, सी आ गया पॉलिटिकल पेंशन, या फिर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कुछ भी जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ आ गया, सेक्शन 21 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो कंटेन करता है प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं। ए आ गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट, बी आ गया कंडीशनल ट्रांसफर्स, सी आ गया ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो सेक्शन 21 जो है टीपीए का वो कंटेन करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो एक वैलिड ट्रांसफर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर? ए आ गया, ए जो है उसने अपना फार्म दिया बी को इस कंडीशन पे कि वो जो है 100 माइल्स इन एन आवर की वो 100 माइल्स चलेगा एक आवर में, ये कंडीशन थी। बी आ गया हमारे पास, ए देता है 500 रुपीज़ बी को इस कंडीशन पे कि वो मैरी करेगा ए की डॉटर को, दैट इज सी, एट द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र जो सी है उसकी डेथ हो जाती है। सी आ गया, ए ट्रांसफ़र करता है 500 रुपीज़ बी को इस कंडीशन पे कि वो मर्डर करेगा सी को। डी आ गया, ए ट्रांसफ़र करता है 5000 रुपीज़ बी को इस कंडीशन पे कि वो मैरी करेगा सी, डी और ई के कंसेंट पे। ई की डेथ हो जाती है, बी जो है वो शादी करता है सी और डी की कंसेंट से। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास। तो इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र होगा टीपीए के अंदर। तो यहाँ पे ए ने ट्रांसफ़र किए हैं 5000 रुपीज़ बी को इस कंडीशन पे कि वो शादी करेगा सी, डी और ई के कंसेंट से। यहाँ पे ई की डेथ हो जाती है और बी जो है वो शादी करता है सी और डी की जो है कंसेंट से। तो यहाँ पे जो है कंडीशन फुलफिल्ड है। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6,
जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी को, जहाँ पे ए आ गया अगर वो टेक प्लेस करता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बी आ गया अगर वो टेक प्लेस करता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, सी आ गया इंटर विवोस ट्रांसफ़र है, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया सिक्स्थ हमारे पास ए कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो है वो होता है तो इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होगी टीपीए की। क्वेश्चन 7 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो एक ग्राउंड नहीं है अविक्शन का एक टेनेंट का अंडर हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987। ए आ गया नॉन पेमेंट हुआ है रेंट का, बी आ गया चेंज है इन यूज़र ऑफ प्रेमिसेस, तो जो प्रेमिसेस के यूज़ में जो है वो चेंज हुआ है, सी आ गया रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड के सन का कि वो यूज़ करेगा प्रेमिसेस को एज ऑफिस लॉयर के तौर पे, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास नन ऑफ द अबव, तो इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड नहीं है अविक्शन का। क्वेश्चन 8 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 के अंडर। ए आ गया इसमें हमारे पास एक बिल्डिंग जो यूज़ की जाती है ट्रेड के पर्पस से, बी आ गया एक बिल्डिंग जो लेट आउट की जाती है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस से सेपरेटली एक से ज़्यादा पर्सन को, जो पोर्शन है देयर ऑफ वो लेट आउट किया जाता है रेजिडेंस के पर्पस से, सी आ गया एक बिल्डिंग जो यूज़ की जाती है बिजनेस के पर्पस से, डी आ गया एक बिल्डिंग जो पार्टली यूज़ की जाती है ट्रेड के लिए और पार्टली यूज़ की जाती है रेजिडेंस के लिए। इसमें आ गया बी हमारे पास, तो जो बी है वो एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, तो ए बिल्डिंग जो है वो लेट आउट की गई है रेजिडेंशियल के लिए और नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सेपरेटली एक से ज़्यादा लोगों को, जो पोर्शन जो लेट आउट किया गया है जो रेजिडेंस के पर्पस के लिए वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होगी। क्वेश्चन 9 आ गया इसमें हमारे पास, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूज़ करके जो कोड दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास केसेस की लिस्ट है और यहाँ पे टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला आ गया कैलाश चंद वर्सेस धर्मदास, फिर आ गया राम सरन प्यारेलाल, सी आ गया दीवान चंद भल्ला वर्सेस डॉक्टर अशोक कुमार बॉयल, डी आ गया नरेंद्र कुमार वर्सेस रमेश कुमार। लिस्ट 2 में आ गया बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, फिर आ गया सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस, सी आ गया, थर्ड आ गया स्टैट्यूटरी टेनेंट, डी आ गया हमारे पास अनऑथराइज्ड सब टेनेंट। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास कि जो ए होगा दैट इज कैलाश चंद वर्सेस धर्मदास, वो होगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस। फिर आ गया राम सरन वर्सेस प्यारेलाल, ये है थर्ड ऑप्शन हमारे पास दैट इज स्टैट्यूटरी टेनेंट। फिर आ गया सी दीवान चंद भल्ला वर्सेस डॉक्टर अशोक कुमार बॉयल, ये आ गया हमारे पास फोर्थ दैट इज अनऑथराइज्ड सब टेनेंट। फिर आ गया डी हमारे पास नरेंद्र कुमार वर्सेस रमेश कुमार दैट इज बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। 10th क्वेश्चन आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है जो प्रोविजंस हैं हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। पहला आ गया टेनेंट जो है वो पे करेगा रेंट एक फिक्स्ड टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बताया जाएगा, या फिर जो 15th ऑफ मंथ जो नेक्स्ट फॉलोइंग है मंथ जिसके लिए वो पेएबल है, तो मतलब नेक्स्ट मंथ की 15 डेट को। बी आ गया टेनेंट डिपॉजिट कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास बिना पहले टेंडर करे उसको लैंडलॉर्ड को। सी आ गया टेनेंट जो है वो डिपॉजिट करेगा रेंट कंट्रोलर के पास 21 डेज का जो टाइम है जो रेफर किया गया है सेक्शन 20 जो है पेमेंट ऑफ रेंट का। डी आ गया ऑन एन एप्लीकेशन जो दी गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा विड्रॉल करने के लिए जो रेंट डिपॉजिटेड है उसके पास जो कंट्रोलर है वो ऑर्डर कर सकता है अमाउंट की पे की जाए उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बी, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। टेनेंट डिपॉजिट कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास बिना पहले उसको दिए टेंडर करे, मतलब प्रपोज करने में कि आप लीजिए रेंट, तो बिना लैंडलॉर्ड को बताए या उसको ऑफर किए वो जो है कंट्रोलर के पास डिपॉजिट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 11 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 का इम्पोज करता है लैंडलॉर्ड पे एक ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग या फिर रेंटेड लैंड जो है गुड रिपेयर्स में। ए आ गया सेक्शन 11, बी आ गया सेक्शन 12, सी आ गया 13, डी आ गया नन ऑफ द अबव।
इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो जो है इम्पोज करता है लैंडलॉर्ड पे एक ड्यूटी कि वो जो बिल्डिंग को या फिर जो रेंटेड लैंड है उसको गुड रिपेयर्स में रखेगा। क्वेश्चन 12 आ गया। इसमें हमारे पास जो सेक्शन 4 है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 का, वो कंटेन करता है प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं। ए आ गया रिवीजन फेयर रेंट का, बी आ गया डिटर्मिनेशन फेयर रेंट का, सी आ गया इंक्रीज फेयर रेंट में, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास डिटर्मिनेशन जो है फेयर रेंट का। तो सेक्शन 4 में जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट की बात हुई है। क्वेश्चन 13 आ गया। इसमें हमारे पास की जो टर्म है टेनेंट, सेक्शन 2 जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 का, वो इंक्लूड नहीं करता है। ए आ गया सर्वाइविंग स्पाउस जो है डिसीज्ड टेनेंट का, जो नहीं रह रहा है प्रीमिसेस में टेनेंट के साथ उसकी डेथ के टाइम पे। बी आ गया जो पेरेंट्स हैं डिसीज्ड टेनेंट के, जो उसके साथ रह रहे हैं उसके जो डेथ के टाइम पे। सी आ गया सन जो है डिसीज टेनेंट का, जो उसके साथ रह रहा है जब उसकी डेथ होती है। डी आ गया डॉटर इन लॉ, वो विडो है प्री डिसीज सन की टेनेंट की, जो उसके साथ में रह रही है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इसमें आ गया हमारे पास ए कि जो वर्ड टेनेंट है वो इंक्लूड नहीं करेगा सर्वाइविंग स्पाउस को डिसीज्ड टेनेंट की, जो उसके साथ में प्रेमिसेस में नहीं रह रहा है जब उसकी डेथ होती है। इसमें आ गया क्वेश्चन 14 जो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 है वो एक्सटेंड करता है। ए आ गया किसी भी एरिया को जो एडमिनिस्टर किया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। बी आ गया कोई भी एरिया जो एडमिनिस्टर किया गया है नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा। सी आ गया कोई भी एरिया जो एडमिनिस्टर किया गया है कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए की हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 वो एक्सटेंड करता है कोई भी एरिया जो एडमिनिस्टर किया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। क्वेश्चन 15 आ गया। इसमें हमारे पास अ पर्सन जो एम्प्लॉयड है या फिर एक्ट कर रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट, जो एजेंसी के बिजनेस में, वो क्या है। ए आ गया सब एजेंट है, बी आ गया सब्सटीट्यूटेड एजेंट है, सी आ गया प्रिटेंडेड एजेंट है, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास सब एजेंट है। तो जो पर्सन एम्प्लॉयड है या फिर एक्ट कर रहा है ओरिजिनल एजेंट के अंडर, तो वो जो है सब एजेंट होगा। क्वेश्चन 16 आ गया। इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग दी गई हैं वो करेक्ट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। ए आ गया सजेशन एज अ फैक्ट, जो ट्रू नहीं है एक पार्टी के द्वारा जो बिलीव नहीं करता है कि वो ट्रू है, वो फ्रॉड है। बी आ गया एक्टिव कंसीलमेंट, किसी भी फैक्ट का पार्टी के द्वारा जिसको नॉलेज है या बिलीफ है कि जो फैक्ट है ये फैक्ट है ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। इसमें आगे जो पॉजिटिव असर्शन एक मैनर में जो वारंटेड नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पर्सन के द्वारा ऑफ विच इज़ नॉट ट्रू, कि वो ट्रू नहीं है और वो बिलीव करता है कि वो ट्रू है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। डी आ गया फ्रॉड, जो कॉज नहीं करता है, जो कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी का और जिसको ये जो फ्रॉड है वो प्रैक्टिस किया गया था, ये रेंडर नहीं करता है एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास एक्टिव कंसीलमेंट, एक फैक्ट का पार्टी के द्वारा जिसको नॉलेज है या बिलीफ है फैक्ट की, वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ये जो है ये फ्रॉड है, हमारे पास मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वेश्चन 17 आ गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कौन से केस में जो प्रिजम्पशन है एजेंट्स का वो पर्सनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। ए आ गया जब एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मर्चेंट रेसिडेंट अबोर्ड के लिए। बी आ गया एक एजेंट जो डिस्क्लोज नहीं करता है अपना नाम। फिर आ गया सी प्रिंसिपल जो डिस्क्लोज होता है लेकिन सू नहीं किया जा सकता। डी आ गया जहाँ पे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है एक पर्सन के साथ जिसको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो माइनर है। इसमें आ गया हमारे पास डी। तो यहाँ पे जो है प्रिजम्पशन जो है एजेंट के पर्सनल लाइबिलिटी की वो अराइज नहीं होती है जब एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक पार्टी के साथ उसको पहले से ही पता है कि जो प्रिंसिपल है वो एक माइनर है। क्वेश्चन 18 आ गया हमारे पास। कौन सा सेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 का कंटेन करता है कंडीशन कन्वर्जन के लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की इनटू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग।
ए आ गया सेक्शन 11, बी आ गया सेक्शन 12, सी आ गया सेक्शन 13, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 जो है हमारे पास वो बात करता है कन्वर्ट करने की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। फिर आ गया क्वेश्चन 19 हमारे पास, जो मैक्सिमम पेनल्टी है जो इम्पोज की जा सकती है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल 1987 के अंडर कॉन्ट्रावेंशन के लिए किसी भी प्रोविजंस की ऑफ सेक्शन 7 क्लोज ए या फिर सेक्शन 8, वो जो है फाइन है जो एक्सटेंड हो सकता है 1000 रुपीज़ तक। बी आ गया इम्प्रिजनमेंट है 2 साल के लिए, सी आ गया इम्प्रिजनमेंट है 2 साल के लिए प्लस फाइन है, डी आगे जो डिटरमाइन किया जाता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी। तो जो मैक्सिमम पेनल्टी है कॉन्ट्रावेंशन के लिए जो सेक्शन 7 क्लोज ए और सेक्शन 8 के लिए वो है इम्प्रिजनमेंट 2 साल की प्लस फाइन। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 81 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो कंटेन करता है प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं। ए आ गया मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बी आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन मोर्टगेज डेट को, सी आ गया सैब्रोगेशन, डी आ गया टेकिंग ऑफ सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो सेक्शन 81 जो है वो कंटेन करता है प्रोविजन जो रिलेट करता है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज से। सेक्शन 21 आ गया इसमें हमारे पास कि जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट वो किस फॉलोइंग सेक्शन में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ए आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज ए, बी आ गया 2 क्लोज एच, सी आ गया 2 क्लोज जे, डी आ गया सेक्शन 10 हमारे पास। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी, दैट इज सेक्शन 2 क्लोज एच जो है वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। क्वेश्चन 22 आ गया इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को और सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड। ए आ गया इसमें हमारे पास लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, फिर आ गया ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, सी आ गया बेल्फर वर्सेस बेल्फर, डी आ गया खानगुल वर्सेस लखा सिंह। लिस्ट सेकंड आ गया टॉपिक हमारे पास दैट इज रेस्टिट्यूशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, डी आ गया जनरल ऑफर। करेक्ट आ गया इसमें हमारे पास ए कोड दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त जो है वो जो है जनरल ऑफर से रिलेटेड है। ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन आ गया इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सी आ गया बेल्फर वर्सेस बेल्फर दैट इज इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। डी आ गया खानगुल वर्सेस लखा सिंह जो है रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये जितने भी केस लॉज हैं ये जब हम मेंस के क्वेश्चंस करते हैं उसमें भी डिस्कस हुआ है कि इनके फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखिए, उससे क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में। फिर आ गया क्वेश्चन 23, अग्रीमेंट रेज ना करने का प्ली ऑफ लिमिटेशन वो क्या है। ए आ गया वैलिड है, बाइंडिंग है, बी आ गया वॉइडेबल है, सी आ गया वॉइड है, डी आ गया इलीगल है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, एक अग्रीमेंट की रेज नहीं किया जाए एक प्ली ऑफ लिमिटेशन वो वॉइड है। क्वेश्चन 24 आ गया इसमें हमारे पास जो केस है नैश वर्सेस एनमाम वो रिलेट करता है किससे, कंसेंट से, नेसेसरीज से, अनलॉफुल अग्रीमेंट से या इनमें से किसी से भी नहीं। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास कि जो नैश वर्सेस इनाम का केस है वो नेसेसरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन 25 आ गया इसमें हमारे पास कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉरपोरेशन 1892 का केस। कोर्ट ने रूल किया था कि ऑफर जो पब्लिक को दिया जाएगा एट लार्ज वो न्यूडम पैक्टम है। बी आ गया जनरल ऑफर कोई ऑफर नहीं है। सी आ गया एक ऑफर दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। डी आ गया ऑफर जो है ज़रूरी नहीं है वो असर्टेन पर्सन को दिया जाए। इसमें आ गया डी हमारे पास कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस जो है उसमें बताया गया है कि जो ऑफर है ज़रूरी नहीं है वो किसी असर्टेन पर्सन को दिया जाए। क्वेश्चन 26 आ गया इसमें हमारे पास जो थियोरी है जिस पे क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बेस्ड है प्रिवेंट करने के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट, किसको कंसिडर किया जाता है कि वो रियल फाउंडर है इस थियोरी का। ए आ गया लॉर्ड मैन्सफील्ड, बी आ गया लॉर्ड राइट, सी आ गया एंसन, डी आ गया लॉर्ड रेडक्लिफ। इसमें आ गया ए हमारे पास लॉर्ड मैन्सफील्ड को जो है थियोरी है हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की, उसका जो है फाउंडिंग फादर माना जाता है।
क्वेश्चन 27 आ गया, इनमें से कौन सा जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इम्पोज करता है एक पर्सन के जो सू करेगा डैमेजेस के लिए एक ड्यूटी कि वो मिटिगेट करेगा लॉस जो कॉन्सिक्वेंट जो हुआ है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ए आ गया सेक्शन 72, बी आ गया 73, सी आ गया 74, डी आ गया 75। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 73 जो है वो जो है इम्पोज करता है पर्सन पे एक ड्यूटी कि वो मिटिगेट करेगा लॉसेस जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको हुए हैं। क्वेश्चन 28 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो ग्राउंड नहीं है सीक करने के लिए डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर। ए आ गया क्रुएलिटी, बी आ गया डिजर्शन, सी आ गया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डी आ गया इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये जो ग्राउंड है ये जो है ग्राउंड नहीं है सीक करने का डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। क्वेश्चन 29 आ गया, अगेन मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को और करेक्ट आंसर जो है वो टिक करना है। लिस्ट 1 में केसेस हैं, लिस्ट 2 में टॉपिक है। पहला आ गया हमारे पास गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी आ गया करतार सिंह वर्सेस सुरजन सिंह, सी आ गया हमारे पास नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, डी आ गया इसमें हमारे पास ए जयचंद्र वर्सेस अनिल कौर रिकमेंडेड। ओके तो इसमें आ गया लिस्ट 2 हमारे पास अडॉप्शन, गार्डियनशिप, क्रुएलिटी एक्सप्लेन या फिर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड केस है, ये गार्डियनशिप का केस है जिसमें हेल्ड किया गया था कि फादर के रहते हुए मदर भी जो है गार्डियन है। फिर आ गया करतार सिंह वर्सेस सुरजन सिंह का केस जो है अडॉप्शन से रिलेटेड। नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के केस में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात की गई है। ए जयचंद्र वर्सेस अनिल कौर में हमारे पास 3 दैट इज क्रुएलिटी को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन 30 आ गया हमारे पास, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया? कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन या कॉन्सेप्ट अडल्ट्री का जो एप्लीकेबल है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्शन। तो बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती के केस में जो है कॉन्सेप्ट जो है डिजर्शन का वो डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन 31 आ गया इसमें हमारे पास जो सेक्शन 9 क्लोज 3 है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, उसमें मदर इंक्लूड नहीं करती है क्या? ए आ गया विडोड मदर हमारे पास, बी आ गया डिवोर्स्ड मदर, सी आ गया स्टेप मदर, डी आ गया मदर जो सेपरेटली रह रही है कोर्ट के डिक्री के अंडर। इसमें आ गया सी हमारे पास स्टेप मदर। तो सेक्शन 9 क्लोज 3 जो है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का मदर इंक्लूड नहीं करता है स्टेप मदर को। 32 क्वेश्चन आ गया इसमें हमारे पास कि सेक्शन 26 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो अमेंड किया गया है हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1964 वो डील करता है, किससे डील करता है? ए आ गया कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से, बी आ गया डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से, सी आ गया मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट से या डी आ गया परमानेंट एलिमनी से। करेक्ट आंसर है हमारे पास कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो सेक्शन 26 जो है एचएमए का हिंदू मैरिज एक्ट का वो डील करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से। क्वेश्चन 33 आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग डिसीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट की वो अपहेल्ड की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ए आ गया टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुबैया, बी आ गया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, सी आ गया हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह, डी आ गया पायल शर्मा वर्सेस सुपरिंटेंडेंट रवि नारी निकेतन। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास। तो सरोज रानी और सुदर्शन कुमार का जो केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेक्शन 9 की दैट इज आरसीआर की जो वैलिडिटी है उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन 34 जो है वो है हमारे पास कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा
जो डॉटर है कोपासनर की एक जॉइंट हिंदू फैमिली में वो गवर्न की जाती है मिताक्षरा लॉ के द्वारा, वो कोपासनर बन जाती है। ए आ गया विद इफेक्ट फ्रॉम 17/6/1956, विद इफेक्ट फ्रॉम 9/9/2005, विद इफेक्ट फ्रॉम 2012/2004 या फ्रॉम द डे जिस दिन वो जन्म लेती है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम कब से होगा 9/9/2005, दैट इज 9 सितंबर 2005 से जो है वो डॉटर कोपासनर बनेगी। क्वेश्चन 35 आ गया इसमें हमारे पास, एक हिंदू मेल जिसके पास मोर देन 1 वाइफ्स हैं और लिविंग हैं, उस टाइम पे जब वो अडॉप्शन कर रहा है वो अडॉप्ट कर सकता है एक सन को। ए आ गया कंसेंट चाहिए सारी वाइफ्स का, कंसेंट चाहिए किसी भी एक वाइफ का, कंसेंट चाहिए उस वाइफ का जो सीनियर मोस्ट है मैरिज में, या बिना कंसेंट के वाइफ के जो जिसको डायबिटीज़ है। आंसर आ गया ए हमारे पास, कंसेंट चाहिए सारी की सारी वाइफ्स का। क्वेश्चन 36 आ गया हमारे पास कि जो जनरल रूल है सक्सेशन का हिंदू फीमेल्स के केस में वो कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 9 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, बी आ गया सेक्शन 10, सी आ गया सेक्शन 14, डी आ गया सेक्शन 15। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, वो बात करता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन की हिंदू जो फीमेल हिंदूज हैं उनके केस में। क्वेश्चन 37 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का डिसक्वालीफाई करता है एक हिंदू को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से उस पर्सन की जो कन्विक्टेड है उसके मर्डर का। ए आ गया सेक्शन 21, बी आ गया 23, सी आ गया 25, डी आ गया 27। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 25। सेक्शन 25 जो है वो डिसक्वालीफाई करता है एक हिंदू को कि वो इनहेरिट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी जिसको कन्विक्ट करा गया है उस पर्सन के मर्डर के लिए। क्वेश्चन 38 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का जो एक्सप्रेसली सेव करता है कस्टम को रिगार्डिंग जो अडॉप्शन है एक मैरिड पर्सन का। ए आ गया सेक्शन 10 क्लोज 2, बी आ गया सेक्शन 10 क्लोज 3, डी आ गया सी आ गया सेक्शन 10 क्लोज 4, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 10 क्लोज 4 जो है वो एक्सप्रेसली सेव करता है कस्टम को रिगार्डिंग अडॉप्शन जो है एक मैरिड पर्सन का। क्वेश्चन 39 बात करता है सेक्शन 3 जो है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अप्लाई नहीं करता है। ए आ गया सूट्स को, बी आ गया अपील, सी आ गया एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, डी आ गया एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई नहीं करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे। 40 आ गया हमारे पास सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अप्लाई करता है। ए आ गया सूट्स को, बी आ गया इलेक्शन पिटीशन, सी आ गया अपील्स, डी आ गया नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास अपील्स पे, तो सेक्शन 5 अप्लाई करेगा अपील्स पे। क्वेश्चन 41 आ गया, जो डिसेबिलिटी है सेक्शन 6 क्लोज 1 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का उसके पर्पस के लिए उसका मतलब नहीं है डिसेबिलिटी जो अराइज कर रही है बिकॉज ऑफ। ए आ गया माइनॉरिटी, बी आ गया इंसॉल्वेंसी, सी आ गया इंसेनिटी, डी आ गया इडियोसी। इसमें आ गया बी हमारे पास इंसॉल्वेंसी, जो डिसेबिलिटी है सेक्शन 6 क्लोज 1 जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके पर्पस के लिए उसका मतलब नहीं है कि डिसेबिलिटी जो अराइज कर रही है इंसॉल्वेंसी से। क्वेश्चन 42 आ गया, सेक्शन 13 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अप्लाई करता है इन केस ऑफ। ए आ गया पॉपर, फिर आ गया माइनर, इडियट या इंसेन। तो इसमें आ गया ए हमारे पास सेक्शन 13 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो एक पॉपर सूट की बात करता है। 43 आ गया हमारे पास सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर जो डिफेक्ट है ज्यूरिसडिक्शन का वो रिलेट किया जाना चाहिए। ए आ गया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से, बी आ गया पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से, सी आ गया सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन से, डी आ गया एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज एनी ऑफ द अबव। तो जो डिफेक्ट है ज्यूरिसडिक्शन का वो टेरिटोरियल भी हो सकता है, पेक्यूनरी भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है। क्वेश्चन 44 आ गया, सेक्शन 15 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो अप्लाई नहीं करता है। ए आ गया सूट्स पे, बी आ गया अपील्स पे, सी आ गया एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे, डी आ गया नन ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, सेक्शन 15 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई नहीं करता है अपील्स पे। क्वेश्चन 45 आ गया, जो पीरियड है लिमिटेशन का सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी डिक्री को, वो है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 15 डेज। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज 30 डेज। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी डिक्री को, वो है हमारे पास 30 डेज। क्वेश्चन 46 आ गया हमारे पास, प्रोविजन जो है कंडोन करने के लिए डिले इस ग्राउंड पे, जो सफिशिएंट कोज के ग्राउंड पे वो डील किया गया है अंडर। ए आ गया सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, बी आ गया सेक्शन 8, सी आ गया सेक्शन 12, डी आ गया सेक्शन 18। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो प्रोवाइड करता है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, जो सफिशिएंट कॉज के ग्राउंड पे है। क्वेश्चन 47 आ गया, सेक्शन 22 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो एप्लीकेबल नहीं है किसमें। ए आ गया केस जो है कंटिन्यूइंग टोर्ट का, फिर आ गया कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, सी आ गया एक सूट का केस डैमेजेस के लिए, रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स के लिए, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया सी हमारे पास कि सेक्शन 22 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में जहाँ पे सूट जो है डैमेजेस के लिए, रॉन्गफुल जो है डिटेंशन ऑफ गुड्स की। क्वेश्चन 48 आ गया, ए ने ट्रांसफ़र की हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ बी को 1980 में। एक डायरेक्शन के साथ कि जो इनकम अराइज होगी उस प्रॉपर्टी से वो एक्यूमुलेट की जाएगी टिल 2010, दैट इज़ 30 ईयर्स तक। ए की डेथ हो जाती है 1955 में, जो डायरेक्शन है एक्यूमुलेशन की वो वैलिड होगी। ए आ गया टिल 1995, बी आ गया 1998, सी आ गया टिल 2010, टिल द लाइफ टाइम ऑफ बी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए टिल 1995। तो यहाँ पे जो है जहाँ जब तक ए की डेथ होती है तब तक जो है वो वैलिड होगी। 49th अगेन हमारे पास जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है और सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर। इसमें हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, तो इसका जो है बेसिकली करेक्ट आंसर होगा डी हमारे पास। तो जो हमारे पास फर्स्ट केस है दैट इज कृष्ण मूर्ति एस सेटलूर वर्सेस ओवी नरसिम्हा सेट्टी एक्ट। ओके, आई थिंक ये एक्ट यहाँ है, लिमिटेशन एक्ट। ये केस में जो है हमारे पास ये सफिशिएंट कॉज जो है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का उससे रिलेटेड है। फिर आ गया बी हमारे पास रामनाथ साहू वर्सेस गोवर्धन साहू दैट इज 3 कंटिन्यूइंग टोर्ट सेक्शन 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। फिर आ गया सी हमारे पास शंकर दस्तीदर वर्सेस बंजूला दस्तीदर, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। एडवर्स पोजेशन सेक्शन 27 जो है लिमिटेशन एक्ट का। डी आ गया तिलक राम वर्सेस नाथू दैट इज 4th एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 18 जो है लिमिटेशन एक्ट का। फिर आ गया नेक्स्ट अगेन हमारे पास मैच करनी है दोनों लिस्ट को। एक केस है हमारे पास लिस्ट 1 में दैट इज मुसाहर साहू वर्सेस लाल हकीम लाल। बी आ गया मेडिसन वर्सेस ऑल्डरसन। सी आ गया राम कुमार वर्सेस मैक्वीन। डी आ गया हमारे पास धनपति वर्सेस देवी प्रसाद। लिस्ट 2 है हमारे पास पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A TPA 1882। सेकेंड है हमारे पास ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। सी आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। डी आ गया फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, दैट इज मुसाहर साहू वर्सेस लाल हकीम लाल जो है हमारे पास वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से रिलेटेड है। बी आ गया मेडिसन वर्सेस ऑल्डरसन, ये हमारे पास पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। राम कुमार वर्सेस मैक्वीन जो है हमारे पास वो ट्रांसफर ऑफ ऑस्टेंसिबल ऑनर से रिलेटेड है। धनपति वर्सेस देवी प्रसाद जो है हमारे पास वो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है। थर्ड आ गया हमारे पास क्रिमिनल लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर वो डिफाइंड है एक्साइज एक्ट में किस सेक्शन के अंडर। ए आ गया सेक्शन 2 क्लोज 14, बी आ गया सेक्शन 3, सी आ गया 4, डी आ गया 5। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, सेक्शन 4 जो है एक्साइज एक्ट का वो डिफाइन करता है कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। सेकेंड क्वेश्चन आ गया एक एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसके पास पावर है। ए आ गया एंटर करने की और इंस्पेक्ट करने की किसी भी टाइम पे डे बाय डे या फिर बाय नाइट
किसी भी प्लेस को जहाँ पे लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर कैरी कर रहा है, मैन्युफैक्चर जो है या फिर स्टोर कर रहा है इंटॉक्सिकेंट। बी आ गया एग्जामिन करने के लिए अकाउंट्स और रजिस्टर्स, टेस्ट, मेजर या फिर वे करने के लिए सारे मटेरियल, स्टिल्स या यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट्स, एपरेटस या फिर इंटॉक्सिकेंट जो पाए गए हैं उस प्लेस पे। सी आ गया ऑल ऑफ द अबव, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया हमारे पास सी ऑल ऑफ द अबव। तो इन दोनों जगह पे जाके वो जो है एग्जामिन भी कर सकता है और एंटर और इंस्पेक्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन थर्ड आ गया, चूज करना है करेक्ट वन। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, जो अथॉरिटी है जो ग्रांट कर रही है कोई भी लाइसेंस, परमिट या फिर पास कर सकती है एक्साइज एक्ट को, वो कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है उसको। ए आ गया विल पे, अगर कंडीशंस जो है लाइसेंस की या परमिट की प्रोवाइड करती हैं उस कैंसिलेशन के लिए या सस्पेंशन के लिए। बी आ गया कोई भी ड्यूटी या फीस जो पेएबल है होल्डर के द्वारा देयर ऑफ नॉट ड्यूली पेड, वो ड्यूली पेड नहीं है। सी आ गया अगर वो ट्रांसफर्ड है या सबलेट की गई है होल्डर के द्वारा देयर ऑफ बिना परमिशन के सेड अथॉरिटी की। डी आ गया सारे के सारे जो सही हैं। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, तो सारे के सारे जो सही हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। तो जो अथॉरिटी ग्रांट कर रही है कोई भी लाइसेंस, परमिट वो पास कर रही है एक्साइज एक्ट के अंडर, वो कैंसिल भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है उसको। अगर प्रोवाइड किया जाता है कोई भी कंडीशन कैंसिलेशन सस्पेंशन के लिए, फीस जो है वो पे नहीं करी जाती है अगर सबलेट किया जाता है बिना परमिशन के सेड अथॉरिटी की। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिट की गई है रिजर्व्ड फॉरेस्ट में। ए आ गया क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए। बी आ गया किंडलिंग, कीपिंग या कैरी करना कोई भी फायर। सी आ गया क्लियर करना या ब्रेकअप करना किसी भी लैंड को कल्टीवेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिट की गई है, सारी की सारी जो है वो प्रोहिबिट की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, कौन सा सेक्शन जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का प्रोवाइड करता है विलेज फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के लिए। ए आ गया सेक्शन 26, बी आ गया 27, सी आ गया 28, डी आ गया हमारे पास सेक्शन 30। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 28 जो है वो प्रोवाइड करता है विलेज फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्वेश्चन 6 है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंसिस्ट करता है 76 सेक्शंस और 11 चैप्टर्स। बी आ गया 86 सेक्शंस और हमारे पास 13 चैप्टर्स। सी आ गया 60 सेक्शंस और 12 चैप्टर्स। डी आ गया 89 सेक्शंस और 13 चैप्टर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंसिस्ट करता है 86 सेक्शंस और 13 चैप्टर्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7th क्वेश्चन, कौन से केस में सेक्शन 42 को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, किस बेसिस पे? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बेसिस पे। ए आ गया यशवंत सोन वर्कर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बी आ गया स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सुधीर रंजन नाथ। सी आ गया बनवारी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डी आ गया अंबिका क्वेरी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड केस है वो है हमारे पास अंबिका क्वेरी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। क्वेश्चन 8 आ गया हमारे पास, कोई भी वाइफ एंटाइटल्ड नहीं होगी रिसीव करने के लिए मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अगर। ए आ गया वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए खुद को। बी आ गया ऑब्टेन कर लिया है डिवोर्स हस्बैंड से और दूसरी शादी जो है वो नहीं की है। सी आ गया रिफ्यूज़ करती है रहने से हस्बैंड के साथ इस ग्राउंड पे कि वो जो है उसके पास एक मिस्ट्रेस है। डी आ गया वो अडल्ट्री में रह रही है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, तो यहाँ पे वाइफ एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। क्वेश्चन 9 आ गया, जो मैक्सिमम टर्म है जो हमारे पास इम्प्रिजनमेंट की जो अवेलेबल है समरी ट्रायल में, वो है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3 मंथ्स। तो समरी ट्रायल में मैक्सिमम जो हमारे पास टर्म है इम्प्रिजनमेंट की वो है 3 मंथ्स। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, वारंट केस का मतलब है एक केस। ए आ गया जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के।
बी आ गया उस केस में जहाँ पे कोर्ट जो है फर्स्ट इंस्टेंस का वो इशू करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट अक्यूज्ड के अगेंस्ट। सी आ गया रिलेट करता है एक ऑफेंस से जो पनिशेबल है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट टर्म के लिए जो एक्सीड करता है 2 ईयर्स, जो रिलेट करता है एक ऑफेंस से जो पनिशेबल है डेथ के साथ, इम्प्रिजनमेंट या एक्सीड नहीं करता है 2 ईयर्स। इसमें आ गया सी हमारे पास। तो जो वारंट केस है उसका मतलब है एक केस जो रिलेट करता है एक ऑफेंस से जो पनिशेबल है डेथ के साथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सीड करता है 2 साल। क्वेश्चन 11 आ गया, कब एक ट्रायल कोर्ट रिलीज करता है एक अक्यूज्ड को बेल पे अंडर जो है सेक्शन 389 क्लोज 3 जो है सीआरपीसी का कन्विक्शन के बाद। ए आ गया जहां पे अक्यूज्ड बेल पे है और इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नहीं कर रही है 3 इयर्स। बी आ गया जहां पे अक्यूज्ड बेल पे है और इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नहीं कर रही है 5 इयर्स। सी आ गया अक्यूज्ड बेल पे है और इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नहीं कर रही है 7 इयर्स। डी आ गया जहां पे ऑफेंस एक्सक्लूसिवली बेलेबल है वेदर अक्यूज्ड बेल पे है या नहीं है। इसमें आ गया ए हमारे पास। तो कब ट्रायल कोर्ट रिलीज कर सकती है अक्यूज्ड को बेल पे अंडर सेक्शन 389 क्लोज 3 कन्विक्शन के बाद जहां पे अक्यूज्ड बेल पे है और इम्प्रिजनमेंट एक्सीड नहीं कर रही है 3 साल। 12th क्वेश्चन आ गया, पॉइंट आउट करना है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स सीआरपीसी के अंडर। ए आ गया इंक्वायरी कंडक्ट की गई है कोर्ट के द्वारा। बी आ गया इंक्वायरी कंडक्ट की गई है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सी आ गया इंक्वायरी कंडक्ट की गई है प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। डी आ गया इंक्वायरी कंडक्ट की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, जब इंक्वायरी जो है कंडक्ट की गई है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो जो इंक्वायरी है वो चार्ज फ्रेम करने के बाद कंडक्ट नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 13 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग केस है उसमें हेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो सेक्शन हमारे पास 125 है सीआरपीसी का वो एप्लीकेबल है हर किसी पे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ए आ गया मोहम्मद उमान खान वर्सेस गुलशन बेगम। बी आ गया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बेगम। फिर आ गया सी हमारे पास सुबाना इलियास सायरा बानू वर्सेस AM अब्दुल गफूर। फिर आ गया डी सिराज मोहम्मद खान वर्सेस हफीजुनिसा यासीन खान। इसमें आ गया हमारे पास बी, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। फिर आ गया क्वेश्चन 14 हमारे पास, सेक्शन 29 जो है सीआरपीसी का उसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता है सेंटेंस अप टू। ए आ गया 1 ईयर, बी आ गया 2 ईयर्स, सी आ गया 3 ईयर्स, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 1 ईयर। क्वेश्चन 15 आ गया, इन्वोक करने के लिए सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी इनमें से कौन सा जो है वो इनकन्वीनियंस होगा या इन्वेजन होगा। इसमें आ गया किस पे होगा, पब्लिक राइट्स पे, पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे या प्राइवेट पर्सन पे। डी आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पब्लिक प्लेस पे। सेक्शन 133 इन्वोक करने के लिए जो इनकन्वीनियंस या इन्वेजन हुआ है वो पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए। फिर आ गया क्वेश्चन 16 हमारे पास, इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑफेंस वो समरली ट्राई नहीं किया जा सकता। ए आ गया ग्रीवियस हर्ट, बी आ गया थेफ्ट जहाँ पे वैल्यू जो है स्टोलन प्रॉपर्टी की वो 200 रुपीज़ से कम है। सी आ गया ऑफेंसेस जो रिलेट करते हैं सेक्शन 554 और 456 को। डी आ गया ऑफेंसेस अबेटमेंट, ऑफेंसेस ऑफ अबेटमेंट उन ऑफेंसेस का जो इन्यूमरेट किए गए हैं सेक्शन 260 क्लोज 7 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, तो ग्रीवियस हर्ट का जो ऑफेंस है वो समरली ट्राई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 17 आ गया, अंडर सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकता है एक ऑफेंस का जो ले डाउन किया गया है सेक्शन 497 498 ऑफ आईपीसी में किसकी कंप्लेंट पे। ए आ गया जो हस्बैंड है वुमेन का, बी आ गया फादर है वुमेन का, सी आ गया मदर है वुमेन की, या डी आ गया एनी ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास जो हस्बैंड है वुमेन का। तो सेक्शन 198 जो है सीआरपीसी का उसके अंडर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का जो 497 498 के अंडर है जो कंप्लेंट हुई है हस्बैंड ऑफ वुमेन की। क्वेश्चन 18 आ गया, कौन ऑथराइज्ड है रिमूव करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस। इसमें आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सी आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, डी आ गया डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। इसमें आ गया हमारे पास ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज्ड है रिमूव करने के लिए पब्लिक न्यूसेंस।
क्वेश्चन 19 आ गया इसमें हमारे पास, इन रिलेशन टू एफआईआर के रिलेशन में फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ए आ गया सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। बी आ गया ये यूज़ नहीं की जा सकती है एज प्रीवियस स्टेटमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए। सी आ गया ये मेयरली मार्क करता है जो बिगनिंग है इन्वेस्टिगेशन की। डी आ गया इन्फॉर्मेंट को जो है ज़रूरी नहीं है कि वो आई विटनेस हो। तो इनमें से जो सेकंड जो बी ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ एफआईआर यूज़ नहीं की जा सकती एज प्रीवियस स्टेटमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 20 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है वो क्लेम नहीं कर सकता मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ए आ गया वाइफ जो मेंटेन नहीं कर सकती है खुद को। बी आ गया मेजर मैरिड डॉटर जो मेंटेन नहीं कर सकती है खुद को। सी आ गया मदर और फादर जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। डी आ गया माइनर इलेजिटिमेट डॉटर जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास। तो जो मेजर मैरिड डॉटर है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 21 आ गया, इन ऑर्डर कि एक एक्ट जो है वो पनिश किया जाए वो मॉरली ब्लेम वर्दी होना चाहिए, वो एक सिन होना चाहिए। इनमें से किसने ये ऑब्जर्वेशन दी है? सैलमन, जस्टिस कृष्ण अय्यर, लॉर्ड डेनिंग या फिर स्टेफन। इसमें आ गया हमारे पास सी, दैट इज लॉर्ड डेनिंग जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो लॉर्ड डेनिंग हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 आ गया, जो ड्राफ्ट है आईपीसी का वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ए आ गया हमारे पास डॉक्टर हरी सिंह गौर, फिर आ गया लॉर्ड मैकले, सी आ गया डीएफ मुल्ला, डी आ गया कैनी हमारे पास। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास लॉर्ड मैकले, इसको जो है फादर ऑफ आईपीसी भी बोला जाता है। क्वेश्चन 23 आ गया, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो इंस्टिगेट करे सी को जेड को मर्डर करने के लिए। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट करता है सी को कि वो मर्डर करे जेड का, और जो सी है वो कमिट करता है ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। तो वो कमिट भी कर देता है बी की इंस्टिगेशन में। इसमें आ गया हमारे पास ए क्या है? इसमें ए ऑप्शन है गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस का। बी आ गया गिल्टी नहीं है अबेट करने का मर्डर। सी आ गया गिल्टी है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। डी आ गया गिल्टी है अबेट करने के लिए मर्डर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज वो गिल्टी है अबेट करने का मर्डर। क्वेश्चन 24 आ गया, इसमें हमारे पास ए और बी जो कैडेट्स हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो जो है जोधपुर एरोड्रोम से एक एयरक्राफ्ट को निकालते हैं बिना अथॉरिटी की कमांडेंट की और फ्लाई करते हैं उसको पाकिस्तान की तरफ। कौन सा ऑफेंस जो कमिट किया गया है उनके द्वारा? ए आ गया थेफ्ट, बी आ गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सी आ गया क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, डी आ गया सेडिशन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए थेफ्ट। क्वेश्चन 25 आ गया, ए वर्कमैन उसने थ्रो किया स्नो एक रूफ से वार्निंग देते हुए, एक पासर बाई जो है उसकी डेथ हो गई। वर्कमैन ने किसका गिल्टी है? गिल्टी है मर्डर का, गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंट नहीं करता है मर्डर को, गिल्टी नहीं है क्योंकि डेथ एक्सीडेंटल थी, या फिर डी गिल्टी है डेथ कॉज करने के लिए बाय नेग्लिजेंस। इसमें आ गया बी हमारे पास, गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड का जो अमाउंट नहीं करता है मर्डर को। क्वेश्चन 26 आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा जो सेक्शन है आईपीसी का वो डील करता है वाइकेरियस लाइबिलिटी से? ए आ गया सेक्शन 120A, बी आ गया 121C, सी आ गया 154, डी आ गया 159। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास सेक्शन 154। क्वेश्चन 27 आ गया, असर्शन होमिसाइड जो है वो किलिंग है एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा। रीज़न क्या है? होमिसाइड हमेशा अनलॉफुल है। कोड्स जो हैं हमारे पास उसमें है कि जो बोथ ए और बी जो हैं वो ट्रू हैं, यहाँ पे आर होगा, ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसमें आ गया बी हमारे पास, बोथ ए और आर जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी आ गया ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। डी आ गया ए जो है वो फॉल्स है लेकिन आर जो है वो ट्रू है। करेक्ट आंसर जो है इसमें हमारे पास वो है सी की ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्वेश्चन 28 आ गया, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? ए आ गया सिमिलर इंटेंशन, बी आ गया सेम इंटेंशन, सी आ गया शेयरिंग ऑफ इंटेंशन सारे पर्सन्स के द्वारा, डी आ गया कॉमन प्लान्स। इसमें आ गया हमारे पास ए सिमिलर इंटेंशन।
क्वेश्चन 29 आ गया, कौन सा जो फॉलोइंग है वो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग का अंडर इंडियन पीनल कोड। ए आ गया माइनर चाइल्ड, बी आ गया इंटेंशन जो है अक्यूज्ड का, सी आ गया बिना कंसेंट के लॉफुल गार्डियन की, डी आ गया जब उसको लॉफुल गार्डियन की कीपिंग से बाहर रखा जाता है। इसमें आ गया बी हमारे पास इंटेंशन जो है अक्यूज्ड का। क्वेश्चन 30 आ गया, ए जो है वो चीट करता है प्रिटेंड करके कि वो बी है एक पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है। ए लाइबल होगा पनिशमेंट किसके अंडर, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, 419 ऑफ आईपीसी, 418 ऑफ आईपीसी, 417 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास सेक्शन 419 जो है आईपीसी का। क्वेश्चन 31 आ गया, इसमें हमारे पास कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर वो किया जाए एक चाइल्ड के द्वारा अंडर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स या 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज 7 ईयर्स। क्वेश्चन 32 आ गया, जो वर्ड है गुड फेथ वो डिफाइंड है आईपीसी में अंडर सेक्शन 44, 51, 52 या 52A। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास सेक्शन 52। क्वेश्चन 33 आ गया, इसमें हमारे पास एक एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूट करते हैं डेथ पेनल्टी को वो प्रोटेक्ट किया जाता है उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से अंडर। ए आ गया सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी, बी आ गया सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी, सी आ गया सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी, डी आ गया सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन 34 है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो रिक्वायर्ड है एफरे कमिट करने के लिए 5, 2, 10 या 11। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2, तो एफरे जो है वो सिर्फ 2 लोगों के साथ ही कमिट हो जाता है। क्वेश्चन 35 आ गया, इनमें से कौन सा केस जो है वो रिलेट नहीं करता है जो प्रिंसिपल है जॉइंट लाइबिलिटी का जो बेस्ड है अपॉन कॉमन इंटेंशन। ए आ गया बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, बी आ गया महबूब शाह वर्सेस एम्परर, सी आ गया रेग वर्सेस गोविंदा, डी आ गया जेएम देसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास, रेग वर्सेस गोविंदा जो है वो मर्डर से रिलेटेड है और वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 36 आ गया, कितने काइंड्स की किडनैपिंग है आईपीसी के अंडर, 1, 2, 3 या 4। इसमें आ गया 2 टाइप की जो है हमारे पास किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग आउटसाइड इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। फिर आ गया क्वेश्चन 37, कौन सी जो फॉलोइंग पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं की जा सकती है आईपीसी के अंडर, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, डी आ गया डेथ हमारे पास। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन जो है फॉर लाइफ। क्वेश्चन 38 आ गया, अंडर आईपीसी कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है वो प्रोविजन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, सेक्शन 71, 72, 73 या 74। करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, सेक्शन 73 है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। क्वेश्चन आ गया इसमें हमारे पास 39, जो असेंशियल एलिमेंट है क्राइम का वो है मोटिव, मेंसरिया, एक्टस रियस, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, मेंसरिया, एक्टस रियस, नॉलेज, इंटेंशन या एक्शन। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास, मेंसरिया एंड एक्टस रियस। क्वेश्चन 40 आ गया, इसमें हमारे पास ए जो है गुड फेथ में बोलता है कि जो बुक पब्लिश की गई है जेड के द्वारा कि जो जेड की बुक है वो इनडिसेंट है और ये जो है जेड जो है एक इम्प्योर माइंड का पर्सन है, ये डिफेमेशन पब्लिश है, ये क्या ये डिफेमेशन है अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। ए है यस, क्योंकि ओपिनियन जो है रिस्पेक्ट्स जेड का कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करता है। नो, क्योंकि एक स्लैंडर है। सी आ गया क्योंकि फॉल करता है विद इन वन ऑफ एक्सेप्शन सेक्शन 499 का। नो, क्योंकि ये जो है रिपीटेड नहीं है। करेक्ट आंसर है सी, तो ये जो है डिफेमेशन नहीं है क्योंकि ये फॉल करता है एक एक्सेप्शन के अंडर 499 की। क्वेश्चन 41 है, चैप्टर हमारे पास 17 जो कंटेन करता है सेक्शन 138 से 143, वो इंट्रोड्यूस किया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक्ट 65 ऑफ 1988 के द्वारा, एक्ट 66 ऑफ 1988, एक्ट 67 ऑफ 1988, एक्ट 68 ऑफ 1988। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, एक्ट 66 जो है 1988। क्वेश्चन 42 जो है, हाउ मच टाइम इज गिवन कंप्लेंट के लिए जब डिसऑनर होता है चेक, 45 डेज ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर,
90 डेज ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर, 30 डेज ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर या 15 डेज? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 30 डेज इंटीमेशन ऑफ डिसऑनर। क्वेश्चन 43 है, जो ऑफेंस है डिसऑनर ऑफ चेक का वो एक्सक्लूड करता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मेंस रे या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव इन सबको जो है एक्सक्लूड करता है। 44 आ गया, इसमें हमारे पास कौन से डिफेंसेस अवेलेबल हैं अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? ए आ गया एब्सेंस एक लीगली इन्फोर्सिएबल डेट या लाइबिलिटी का, एब्सेंस लीगल नोटिस 15 डेज का, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आ गया ये डिफेंसेस अवेलेबल हैं प्रोसीडिंग्स जो हैं सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो यहाँ पे जो है ये सारे के सारे डिफेंसेस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन 45 है हमारे पास, एक स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए रिगार्डिंग द रोल जो प्ले किया जाता है हर एक का डायरेक्टर का, देन ओनली वो लाइबल होंगे प्रोसिक्यूशन के अंडर 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। इनमें से कौन सा फॉलोइंग केस में जो स्टेटमेंट है वो दी गई है? ए आ गया देवी अयर्स वर्सेस नवाब जैन, बी आ गया वाई श्रीलता वर्सेस मुकुंद चंद बोधरा, सी आ गया टोड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस नागार्जुना फाइनेंस लिमिटेड, डी आ गया बिप्स सिस्टम लिमिटेड वर्सेस स्टेट। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज टोड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस नागार्जुना फाइनेंस लिमिटेड। 46 क्वेश्चन है हमारे पास, जो इफेक्ट है नोटिस का अंडर क्लोज बी ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज, वो क्या है? जो पेई है वो फोरफिट करता है जो राइट है अगेन रिप्रेजेंट करने का जो चेक है पेमेंट का। फिर आ गया पेई प्रेजेंट करता है जो चेक है पेमेंट के लिए। सी आ गया जो पेई है वो प्रेजेंट करता है चेक को कोर्ट की परमिशन के साथ। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास कि जो पेई है वो फोरफिट करता है जो राइट है दोबारा प्रेजेंट करने का चेक पेमेंट के लिए। क्वेश्चन 47 आ गया, जो पर्पस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952 का वो है प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को। बी आ गया प्रोटेक्ट करना हैबिटेट्स जो हैं वाइल्ड लाइफ की। सी आ गया प्रोटेक्ट करना लिविंग क्रीचर्स को एज वेल एज वुमेन को जो वाइल्ड में रहती हैं। डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया बी हमारे पास प्रोटेक्ट करना जो हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ये पर्पस है हमारे पास इस एक्ट का। फिर आ गया 48 हमारे पास, चेयरमैन कौन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए प्राइम मिनिस्टर। 49 आ गया, इसमें हमारे पास नारायण सरोवर चिंगरा सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या गुजरात। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज गुजरात। क्वेश्चन 50 आ गया, इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा कंसिडर करना है जो राइट्स हैं ट्राइबल्स के कोई भी एक्शन लेने से पहले एक्वायर करने के लिए एक एरिया और डिक्लेयर करेगा? ए आ गया एनिमल और एनवायरनमेंट लीगल डिफेंस फंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी आ गया गुजरात नवोदया मंडल वर्सेस स्टेट। सी आ गया राजेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डी आ गया प्रदीप कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आ गया ए हमारे पास एनिमल एंड एनवायरनमेंट लीगल डिफेंस फंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कंसिडर करेगी ट्राइबल्स के राइट को कोई भी एक्शन लेने से पहले जो एक्वायर करना है एक एरिया और डिक्लेयर करेगी। तो इसमें जो है हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमने जो है 2009 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किया है। इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन पेपर हैं एचपी जुडिशरी के, और अभी हम मेंस के जो क्वेश्चंस है वो नहीं कर पाएंगे जब तक हम जो है एचपी की सीरीज़ नहीं कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। बाकी इस लेक्चर में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। थैंक यू।